नमस्कार बच्चों, आज हम भूगोल विषय जो कक्षा 12 जिसका चैप्टर दूसरा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय के अंदर हम किन किन बातों पर अध्ययन करेंगे उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले वितरण के ऊपर, उसके बाद में घनत्व, उसके बाद में वृद्धि। ये जो आपका चैप्टर है विश्व जनसंख्या का, इसके अंदर ये 3 टॉपिक है जिनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा वितरण का रहेगा, यानी कि विश्व जनसंख्या वितरण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनसंख्या वितरण की भी। जनसंख्या वितरण का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है यानी कि भूपृष्ठ पर लोगों का फैलाव। तो उसको हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। ठीक। दूसरे लाइन, भूपृष्ठ पर लोगों का फैलाव का मतलब है ये जो धरती है, इस धरती का जो सतलीय जो भाग है, इस सतल भाग के ऊपर जो लोग रहते हैं उनका फैलाव कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। इस प्रकार से उसको हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। उसके बाद में जनसंख्या का वितरण के प्रारूप की हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से है। तो ये जो जनसंख्या का जो वितरण है यह असमान रूप में पाया जाता है। यह असमान रूप में जनसंख्या वितरण यह असमान रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो जनसंख्या का जो वितरण वो किस रूप में? असमान रूप से यह पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में तीसरी हम लाइन की बात करें तो ये जो असमान रूप में पाई जाती है जनसंख्या, असमान रूप का मतलब है कहीं पर जनसंख्या ज्यादा और कहीं पर जनसंख्या कम, यानी कि कम स्थान के ऊपर तो अधिक जनसंख्या रह रही है और बहुत अधिक स्थान के ऊपर है जनसंख्या कम रह रही है। तो यहाँ पर एक परिभाषा आती है और वो जो परिभाषा दी है वो जॉन बी क्रेसी ने दी है। मैं इसका शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, क्रेसी। तो क्रेसी ने क्या कहा है और इसने किसके बारे में कहा है? तो इसने एशिया महाद्वीप के बारे में कहा है भी। एशिया के बहुत अधिक स्थान पर जनसंख्या कम व कम स्थान पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। ये परिभाषा किसकी है? जॉन बी क्रेसी की, आपको याद रखनी है। ठीक। उसके बाद में हम नेक्स्ट बातों के ऊपर बात करते हैं। देखिए, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, साधारण सी बातें। जो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर हम बात करें भी विश्व की, ये जो जनसंख्या है विश्व की 90% है, 90% है जनसंख्या। अब यहां पर क्या हो, ये ध्यान से, विश्व की 90% जनसंख्या कितने? 10% भूभाग पर निवास करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ भी? विश्व की जो 90% जो जनसंख्या वो कितने भूभाग के ऊपर रहती है? 10% भूभाग के ऊपर रहती है। जबकि 10% जनसंख्या कितनी? 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है। दोनों लाइनें एक दूसरे के अपोजिट होगी, आपको याद रखना। उसके बाद में जो विश्व के जो 10 है, कितने? विश्व के सर्वाधिक आबाद देश
आबाद 10 देश जिनमें 60% जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है। और ये जो 10 देश है, कितने, ये जो 10 देश है, तो मैं यहां पर लिख देती हूं, इन 10 देशों में 6 देश एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के, महाद्वीप के। तो आप आइडिया लगा सकते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर कितने की जनसंख्या हो सकती है। ठीक, देखो दुनिया के जो 10 देश है जिनके अंदर सर्वाधिक जो जनसंख्या है, उन 10 देशों के अंदर भी 6 देश किसके हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। अब हम इन 10 देशों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 देश है ये कौन कौन से, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, उसके बाद में पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। ये जो 10 देश है, कितने हो गए, 10 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 10 देश है, इन 10 देश के अंदर 6 देश कौन से हैं, यानी कि इन 10 देशों के अंदर 6 देश, 6 देश किस महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप के। और इन सभी के अंदर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि इन 10 देशों में कितनी, 60% है जनसंख्या पाई जाती है। ठीक, 60% है जनसंख्या पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई कौन कौन से देश इसके अंदर से एशिया महाद्वीप के। तो देखो चीन हो गया, भारत हो गया, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के अंदर है इंडोनेशिया, ये हो गया। उसके बाद में ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका का है, पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया अफ्रीका का हो गया, बांग्लादेश हो गया और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में हो गया और दक्षिण अमेरिका यानी कि अमेरिका महाद्वीप के अंदर मैक्सिको आ गया। और उसके बाद में रूस ये हो गया। रूस यूरोप में भी आता है और रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में भी आता है। ठीक है, दोनों में आता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो 6 देश है ये किस महाद्वीप के अंदर आते हैं, तो एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे। यहां से तो आपके छोटे प्रश्न आ सकते हैं भी 1 नंबर का। उसके बाद में ये बड़ा प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न आ सकता है। अब बात करता हूं विश्व जनसंख्या वितरण। को प्रभावित है करने वाले कारक। ठीक है, ये आपका इस वितरण के अंदर क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो जिसके अंदर आपको कितने जो ये प्रभावित करने वाले कारक है, देखो किताब के अंदर आपके जो दिए हुए हैं, पहले मैं किताब वाले बता देता हूं। भौगोलिक कारक दिया हुआ है,
ठीक है, भौगोलिक कारक दिया हुआ है। दूसरा आर्थिक कारक दिया हुआ है, आर्थिक कारक। और तीसरे की मैं बात करूं, तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक। ठीक है, ये आपके 3 कारक दिए हुए हैं, जिनके अंदर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है अभी आप किताब वाले आंसर दो, आपकी मर्जी है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ये सबसे आसान है। आपसे पूछ ले जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या का वितरण है किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो आपका यही आंसर रहेगा। इसके अलावा उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से रहेंगे, तो यही रहेंगे। यानी कि जब भी कहीं पर आ जाए प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो सिर्फ आपको ऊपर वाला टॉपिक ध्यान में रखकर आंसर देना है, बाकी कारक सारे के सारे यही रहेंगे। तो देखिए किस प्रकार से, पहले हम बात कर लेते हैं भौगोलिक कारक की। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो पहले के ऊपर बात कर लेता हूं, जल की उपलब्धता, उपलब्धता। दूसरा जलवायु। तीसरा भू-आकृति। चौथा मृदा। और पांचवा वर्षा। और छठा तापमान। ठीक है, आप इनमें से कोई भी आपसे भौगोलिक कारक पूछे तो आप इनमें से लिख सकते हो। आपकी किताब के अंदर जो दिए हुए हैं वो जल की उपलब्धता दी हुई है, जलवायु, मृदा और भू-आकृति 4 मैंने 2 और बता दिए, वर्षा और तापमान और बता दिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन से भौगोलिक कारक है, किस प्रकार से हम प्रभावित करते हैं, बात कर लेते हैं। देखो जल की उपलब्धता साधारण भाषा में बात करें, जहां पर जल होगा वहीं पर लोग रहेंगे। यानी कि हम खेती करते हैं मोस्टली सारे के सारे, तो हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है, खेती करता है, लेकिन खेती करना कहां पसंद करेगा, जहां पर पानी ज्यादा हो वहां पर करेगा। तो यही कारण है, यानी कि जल की उपलब्धता, जल जहां पर उपलब्ध होगा लोग वहीं पर रहेंगे। यानी कि खाने पीने रहने सहने सब के अंदर हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो भी जल की आवश्यकता पड़ेगी, कोई उद्योग लगा रहा है तो भी रह रही, पीने के पानी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, कृषि के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं। यानी कि जल की उपलब्धता के अंदर क्या लिखेंगे, जहां पर लोगों को जल की प्राप्ति आसानी से हो जाए, लोग वहां पर ज्यादा बसना पसंद करेंगे, एवज में जहां पर जल हमें कम प्राप्ति होती है उस स्थान के बजाय। इसके अलावा जल की उपलब्धता में सबसे ज्यादा कहां पर प्राप्त होती है, तो नदी घाटी के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर हमें जल की प्राप्ति ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या पूछेगा प्रश्न, आपको अगर पूछे भी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। यानी कि जल की उपलब्धता में किस प्रकार से लाभदायक है। उसके बाद में जलवायु, जलवायु का मतलब है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी वाली जलवायु और बहुत ज्यादा ठंड वाली जलवायु हो, तो वहां पर लोग क्या करेंगे, कम निवास करेंगे। लेकिन जहां की जलवायु क्या हो, शानदार हो और रहने के अंदर हमें क्या आ रहा हो, आनंद आ रहा हो, तो वहां पर लोग क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। जिस प्रकार कौन सी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, उसके बाद में मृदा। ये जो मृदा है, इस मृदा की खास बात क्या होती है, यानी कि ये जो जिस एवज के अंदर लिया जाता है, ये लिया जाता है कृषि के अंदर मोस्टली अगर हम बात करें तो मृदा के अंदर, तो जहां पर अच्छी मृदा होगी वहां पर लोग ज्यादा निवास करेंगे, तापमान भी कम होगा। एक मरुस्थल के अंदर जाएंगे, वहां की जो बलुई मिट्टी है वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और एक जलोढ़ मिट्टी के मैदान के अंदर जाएंगे तो वहां की जमीन क्या होगी, उपजाऊ होगी और टेम्परेचर भी कम होगा, जिसके कारण वहां पर फसलें अच्छी होगी और लोग ज्यादा निवास करेंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी अरावली है, वहां पर कम जनसंख्या है, जबकि पूर्वी अरावली का जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या
ज्यादा निवास करती है, यही कारण है। उसके बाद है भू आकृति का मतलब क्या होता है? भूमि की आकृति किस प्रकार की है? वो आकृति पहाड़ी है या मैदानी है, या ऊबड़ खाबड़ है, या तीव्र ढाल वाली है, या मंद ढाल वाली है। तो ये जो भू आकृति है, यहाँ पर जो लोग रहना पसंद करेंगे, पहली बात तो मैदान के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या मैदान के अंदर रहना पसंद करती है, या फिर तटीय मैदान, वो सारे के सारे मैदान के अंदर ही आ गए। इसके अलावा दूसरी मंद ढाल के ऊपर रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र विकास का अवरोधक होता है, जबकि मैदानी जो क्षेत्र होता है वो विकास में सहायक होता है। जैसे सड़क बनानी है बना देंगे, रेलगाड़ी लेके जानी है ले जाएंगे, इस प्रकार परिवहन के साधन, संचार के साधन, नहर निकालनी, सभी के सभी कहाँ पर होंगे? मैदान के अंदर होंगे। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में तो नहीं हो सकता, अगर हमें नहर निकालनी है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इस प्रकार से सड़क बनानी है तो सिंगल रोड की बना पाएंगे, 6 हाईवे नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या रहता है? ये आकृति का फर्क होता है। उसके बाद में वर्षा, जहां पर अच्छी वर्षा होती है लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर, जैसलमेर के अंदर वर्षा होती नहीं है, यानी कि बिल्कुल नाम मात्र वर्षा होती है, तो वहां पर लोग कम निवास करेंगे। और इसके एवज के अंदर अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान के अंदर वर्षा अच्छी होती है, वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। इसी प्रकार तापमान, जो तापमान, या यूं कहूं भी ये भी नहीं हो सकता भी कम तापमान बिल्कुल कम हो तो हमारे लिए फायदेमंद है, नहीं। यानी कि सुहावना जहां पर तापमान रहता है, यानी कि ठंड के अंदर ठंड रहे और गर्मी के अंदर गर्मी रहे, और बीच का मौसम हो तो वहां पर बीच का तापमान रहे, तो ऐसे मौसम के अंदर क्या है? लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भौगोलिक है, कारक है। उसके बाद में हमें आर्थिक कारक के ऊपर और बात कर लेते हैं। तो देखो आर्थिक कारक के अंदर क्या है। पहले की बात करूं तो आर्थिक कारक के अंदर है खनिज हो गया, खनिज हो गया, नगरीकरण हो गया, इसके अलावा औद्योगिक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक। ठीक है, मोस्टली ये 3 है आर्थिक कारक के अंदर। देखो खनिज का क्या मतलब है, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? जनसंख्या का वितरण को प्रभावित, यानी कि जनसंख्या जो फैली हुई है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। ये क्या करते हैं? ये तो कहते हैं अभी जहां पर हमें पॉजिटिव जो थिंकिंग जो मिल रही है, यानी कि जो सकारात्मक है, वहां पर ही लोग रहेंगे। तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है भी सकारात्मक हो तभी लोग रहेंगे, नकारात्मक में भी रह सकते हैं। यानी कि देखो यहां पर तो कह रहा है तापमान क्या हो? अच्छा हो, अच्छा हो तो वहां पर रहेंगे। यहां पर कह रहा है जलवायु किस प्रकार की हो? अच्छी होगी तो लोग ज्यादा निवास करेंगे। लेकिन अगर किसी स्थान के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर है खनिज है, लेकिन वहां की जलवायु क्या है? अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो भी क्या करेंगे? तो भी लोग रहेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। देखो मनुष्य के रहने के लिए जलवायु क्या अच्छी नहीं है, यानी कि ये नकारात्मक है, लेकिन फिर भी लोग क्या रह रहे हैं? यहां पर निवास कर रहे हैं। कारण क्या है? खनिज। जहां पर हमें खनिज की प्राप्ति होगी वहां पर जनसंख्या का केंद्रण होगा, वो किस प्रकार से होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर जो जनसंख्या का जो केंद्रण जो पाया जाता है, इसके अंदर है आपके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक के अंदर। एक तो अफ्रीका की कटिंगा खांदी हुई, ठीक है, ये किसकी है? अफ्रीका की। दूसरी एक जाम्बिया, जाम्बिया, ये क्या है? तांबा पेटी है, तांबा पेटी। तो यानी कि ये किसकी है? खान है, और खान होने की वजह से यहां पर लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नगरीकरण की। नगरीकरण का मतलब होता है नगर। देखो गांवों के अंदर रोजगार कम होता है, गांवों के अंदर सुविधाएं कम होती है। कंपैरिजन करें हम गांव और नगर की तब, तो यानी कि जो मनुष्य को जीवन यापन के लिए जो सभी प्रकार की जो सुविधाएं चाहिए
वो हमें गांव के अंदर नहीं मिल सकती, वो कहां पर प्राप्त होती है, हमें नगरों के अंदर प्राप्त होती है। इसलिए लोग जो होते हैं वो नगरों की तरफ है, आकर्षण उनका बढ़ता जाता है और नगरों के अंदर जनसंख्या बढ़ती जाती है। हालांकि नगरों के नेगेटिव भी प्रभाव है, यहाँ पर लोग दुखदायी या कष्टों के अंदर भी जीवन यापन करते हैं। देखो गांव के अंदर एक घर है, बहुत ज्यादा खुला है, आराम से बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है, पर्यावरण की भी कोई समस्या नहीं है, सांस लेने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन नगरों के अंदर समस्या ही समस्या है। छोटे से प्लाट के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, तो इस प्रकार से वो क्या समस्याएं, लेकिन सुविधाएं गांव से ज्यादा है। बेहतर जिंदगी के लिए गांव से ज्यादा कोई अच्छा स्थान नहीं है, और सुविधाओं की अगर बात करें तो नगरों के अंदर ज्यादा है। उसके बाद में औद्योगिक की बात करें तो औद्योगिक का मतलब है जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा हो, जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा लगे हो, तो वहां पर लोग क्या करेंगे, देखो काम के लिए जाएंगे। यहां पर ध्यान में रखना, सिर्फ काम वाले ही लोग नहीं जाते। आप यूं सोच लो भी उद्योग धंधे लग गए और वहां पर क्या रहेंगे, श्रमिक रहेंगे, नहीं, श्रमिक नहीं, सभी प्रकार की यहीं पर सुविधा होगी। देखो बैंक की यहाँ पर भी सुविधा होगी, साधन चलाने वाले ड्राइवर भी चाहिए, कंडक्टर भी वहां पर होगी, सड़कें भी वहां पर होगी, संचार के साधन भी। यानी कि अगर एक उद्योग है तो वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं होगी, तो वहां पर भी जनसंख्या क्या करेगी, निवास करेगी। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आपकी जो किताब में दिया हुआ है वो जापान का औद्योगिक प्रदेश जिसको बोलते हैं कोबे, मैं यहां पर लिख देता हूं, कोबे ओसाका, कोबे ओसाका। उसके बाद में अंतिम जो हमारा जो टॉपिक है इस वितरण को प्रभावित करने वाला, वो सामाजिक व सांस्कृतिक है। सामाजिक व सांस्कृतिक का क्या मतलब है, देखो सामाजिक और सांस्कृतिक के अंदर आता है मनुष्य के रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, किस प्रकार से वो रह रहा है। तो इसके अंदर तो अब यहां पर कुछ लोग सोचते हैं भी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो यहां पर ये जो प्रभावित जो करता है वितरण, तो इसका मतलब ये है, जैसे हिंदुस्तान का अगर धार्मिक स्थल की बात करूं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, तो वो वाराणसी, ये जो वाराणसी है यूपी के अंदर, तो हिंदुओं का सांस्कृतिक रूप से सबसे बड़ा केंद्र है। तो दूसरे देश से लोग आते हैं, कहां से, दूसरे देश से। यहां पर जब लोग आते हैं इस स्थान के ऊपर, तो वो यहाँ की संस्कृति को देखते हैं और इसी संस्कृति को अपना लेते हैं और यहीं पर रहने लग जाते हैं, इस प्रकार से। तो ये हमने कर लिया है। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आपके 3 दिए हुए हैं। और आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा वो भी बता देता हूं। आपसे पूछेगा विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखे, तो आपको लिख देना जल की उपलब्धता, खनिज लिख देना, या इस प्रकार से वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन से हैं, तो फिर आपको भौगोलिक लिखने, अगर आर्थिक का नाम दे तो आपको आर्थिक वाला लिखना है। अन्यथा अगर आपसे सीधा पूछे तो कोई भी आप इनमें से नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व वाला हम टॉपिक है और कर लेते हैं। तो 10 मिनट का ये टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व। विश्व जनसंख्या घनत्व। देखो सबसे पहले घनत्व किसे कहते हैं, मैं सिंपल सी लाइन के अंदर बात करूंगा, यानी कि एक छोटी सी लाइन के अंदर आपसे पूछ ले जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्रति या 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, साथ में प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या मतलब है, यानी कि ये कोई इस प्रकार का स्थान है, 1 किलोमीटर इस प्रकार से, इसके अंदर मान लेते हैं कितने लोग रहते हैं, तो 1.5 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, यह कोई स्थान है और यहां की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? 1.5 लाख है। और ये कितना है? यानी कि बात करूं भी इस स्थान के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कितने हैं? 1.5 लाख है। और अगर मान लें भी यहां का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? 100 किलोमीटर का है। पहले तो ये बात समझो भी 1 किलोमीटर इसके अंदर जो लोग रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ये कोई स्थान है, इस स्थान के अंदर जनसंख्या कितनी है? 1.5 लाख की है। और ये जो हमारा जो क्षेत्र है ये कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यानी कि 1500। तो 1 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 1.5 लाख, यानी कि तो कितने लोग रह रहे हैं? 1500। तो ये हमारा क्या हो गया? जनसंख्या घनत्व हो गया। एक बार फिर से देखिए, जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले, ये कोई 1 वर्ग किलोमीटर है, इसके अंदर जितने लोग निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जो निवास करते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक कोई स्थान है जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, उसके अंदर जो जनसंख्या रह रही है वो कितनी रह रही है? 1.5 लाख की जनसंख्या रह रही है। अब इसका हम निकालेंगे कैसे जनसंख्या घनत्व? यानी कि जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, वो स्थान कितना है और वहां की जनसंख्या कितनी है। अब ये जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है तो इसको हमने भाग दे दिया, तो भाग दे दिया, हमारा आंसर क्या हुआ? 1500 आए। यानी कि 1500 लोग जो है वो कितने एरिया में रह रहे हैं? 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा है नहीं, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ये इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी पूछ लिया जाता है और वर्ल्ड के अंदर दोनों। यानी कि पूछेगा क्या? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व के अंदर जो जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है, यानी कि कौन कौन से जो महाद्वीप है उनके अंदर जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए, पहले हम महाद्वीपों के नाम लिख लेते हैं। एशिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, अमेरिका, उसके बाद में यहां पर लिख देता हूं मैं उत्तरी अमेरिका और ओसेनिया। तो देखिए इनके अंदर जो जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना पाया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहले 146, उसके बाद में 43, 33, 32, 20 और 5। ये क्या है? इनका जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आपसे पूछ ले एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 146 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अफ्रीका का आपसे पूछ ले 43, इसी प्रकार यूरोप का आपसे पूछ ले 33, इसी प्रकार अमेरिका का आपसे पूछ ले तो 32 और 20 और 5। देखो इसको याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, तो ये तो आपको सीक्वेंस में याद रह जाएगा। 32 है, 33 है और ये 34 है। 34 की ये क्या पलट है, तो इसका मतलब 32, 33 और
34, ये तीनों तो आपके याद रह ही जाएगा। एशिया का सबसे ज्यादा वैसे रह जाएगा, ओसेनिया का सबसे कम है 5 है, और ये 20 है, 5 का 20, इस प्रकार से 32, 33 है और 34, 34 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 43, ये किसका आ जाएगा अफ्रीका का आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमने जो टॉपिक है जो पूरे किए हैं वो कौन कौन से किए हैं, विश्व जनसंख्या घनत्व का कर लिया, ठीक है, इसके अलावा हमने वितरण का टॉपिक कर लिया। तो ये जो दोनों टॉपिक है ये करने के बाद में अब हमारा जो टॉपिक बचता है वो वृद्धि का करते हैं, यानी कि वृद्धि का टॉपिक बच गया, वो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।